अब हम लोग आज जो डे 2 में देखिए, डे 1 में हम लोग ज्योग्राफी का और डे 2 में हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का तैयारी करेंगे। मतलब पर डे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं 10-20 जो भी आ रहे हैं उसको ध्यान से देखना है आपको और याद कर लेना है, जिससे आपका सोशल साइंस का पोर्शन मजबूत हो जाए और सोशल साइंस में भी आपका अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से तैयार करके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है, जो कि घूम फिर के आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और क्वेश्चन का आंसर इस ढंग से दीजिए कि वो 100% आपके एग्ज़ाम में आ ही जाए और अच्छा मार्क्स भी मिले, यानी 2 मार्क्स देने से आपको रोके नहीं। अब चलिए, पहला क्वेश्चन अर्थशास्त्र में देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है आपका अर्थशास्त्र का। ठीक है, पहला चैप्टर, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, समझावे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां निजी संस्थाएं श्रम, प्राकृतिक संसाधन या पूंजीगत वस्तुओं जैसे उत्पादन के कारकों को नियंत्रित करती है। याद रखिएगा, पूंजीवादी प्राइवेट हो गया, प्राइवेट लोगों के लिए हो गया। जो अर्थव्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था है जहां निजी संस्था है, यानी जो प्राइवेट जो संस्था है, श्रम, प्राकृतिक संसाधन या पूंजीगत वस्तुओं जैसे उत्पादन के कारकों को नियंत्रित करती है, तो ये प्राइवेट हो गया। पूंजीवादी वाले लोगों के लिए ये प्राइवेट हो गया। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जहाँ श्रम, प्राकृतिक संसाधन या पूंजीगत वस्तुओं जैसे उत्पादन के कारक सरकार के नियंत्रण में होता है। यही अंतर है, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 2 मार्क्स की तरह ही उसका आंसर दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान से याद भी कर लीजिएगा, याद कर लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए कैसे हम पढ़ा, मतलब कैसे याद करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये देखिए, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो पूंजीवादी का मतलब भी समझ में आ गया, समाजवादी का मतलब भी समझ में आ गया, और अब मिश्रित के बारे में समझ लीजिए। इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन हो जा रहा है इस पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद भी और समाजवाद भी दोनों के तत्व शामिल है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, जहां निजी और सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र सह अस्तित्व में काम करती है, मिलकर काम करती है। ठीक है, यह प्रणाली निजी उद्यमों को लाभ कमाने और नवाचार की स्वतंत्रता देती है। साथ ही सरकार जन कल्याण, नियमन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है। निश्चित अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है वो क्या है, भारत देश है, जहाँ पे निजी और मतलब जो गवर्नमेंट होते हैं दोनों मिलकर बहुत सारे योजनाओं में काम करते हैं। तो वही बात है, तो आप समझ रहे हो बात के। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, समझावे। तो आर्थिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो प्राकृतिक संसाधनों, मानव पूंजी, तकनीकी प्रगति, पूंजी संचय और स्थिर राजनीतिक व संस्थागत ढांचे जैसे आर्थिक और अनार्थिक घटकों से प्रभावित होती है। आर्थिक विकास इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होती है। कौन कौन घटक है इसके? प्राकृतिक संसाधन, मानव पूंजी, तकनीक प्रगति, पूंजी संचय और स्थिर राजनीतिक व संस्थागत ढांचे जैसे आर्थिक और अनार्थिक घटकों से प्रभावित होती है। ये घटक मिलकर उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होती है। ये क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। चौथा नंबर देखिए, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। ये 5 मार्क्स में भी आपके क्वेश्चन ये आ सकते हैं। ये 2 मार्क्स में आएंगे तो कम लिखिएगा, 5 मार्क्स में आएगा तो पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, आइए, चलिए, आर्थिक नियोजन किससे कहते हैं,
नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का ऐसा नियोजन, समन्वय एवं उपयोग है जिनमें हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर डालते हैं। उद्देश्य: भारत में व्याप्त गरीबी, निर्धनता को समाप्त करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में बढ़ोतरी करना, देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, भूमि की उर्वरा शक्ति को 100% उपयोग कर भारत की समृद्धि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी करना। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, बिहार को पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है? ठीक है, क्या उपाय है? तो क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या उपाय है? तो चलिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्य रूप से कृषि आधुनिकीकरण, उद्योगों की स्थापना, बेहतर शिक्षा, पाठ नियंत्रण और आधारभूत संरचना में सुधार आवश्यक है। बिहार का पिछड़ापन कब दूर होगा? जब हम लोग कृषि में आधुनिकीकरण लाएंगे, उद्योगों की स्थापना करेंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, बाढ़ नियंत्रण करेंगे और आधारभूत संरचना जैसे बिजली, सड़क में सुधार आवश्यक है। ठीक है, तभी जाके बिहार का पिछड़ापन दूर होगा। कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास, महिलाओं के लिए शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के माध्यम से ही राज्य के विकास की राह पर आया जा सकता है। ठीक है, यही है पिछड़ेपन दूर करने के उपाय। चलिए, अब आते हैं इकोनॉमिक्स का 6वां नंबर क्वेश्चन। ये फर्स्ट चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए, पर डे अगर एक एक चैप्टर आप कर ले रहे हैं तो आपका बहुत ही मतलब डिवीजन भी हो जा रहा है, आपका साथ में रिवीजन भी हो जा रहा है और आपके पता चल जा रहा है कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। हाँ, इसको देख लेना है, इस क्वेश्चन को हमको देख के जाना है। आप ऐसे बहुत सारे वीडियो देखते होइएगा, उस सब में आपके अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप देख रहे हैं वीडियोज तो उसको समझिए कि हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। ठीक है, अब आइए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है? तो सतत विकास का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। देखिए, ये बहुत ही अच्छा बात है कि सतत विकास का जो ये या चाहे पोषणीय विकास कहिए, ये अवधारणा क्या है? ये अवधारणा क्या है कि हम लोग का जो वर्तमान पीढ़ी है तो हम लोग अपना जो आवश्यकता पूर्ण करेंगे उससे भविष्य के आने वाले पीढ़ी के लिए प्रभावित नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग अपना तो आवश्यकता पूर्ण कर लिए, बाद वाले को लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को सतत विकास कहा जाता है, यानी सतत मतलब लगातार विकास। ठीक है, विकास होते रहे, मतलब हम लोग भी अपना आवश्यकता पूरा कर लिए और भविष्य के पीढ़ी के लिए भी मतलब कोई खतरा नहीं बना। ठीक है, चलिए अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समावेशी समावेशी विकास से, तो समावेशी विकास वह आर्थिक विकास है जो सामाजिक लाभ प्रदान करता है, असमानताओं से निपटता है और लोगों और स्थानों के बीच लाभों को अधिक निष्पक्ष रूप से वितरित करता है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए, गरीबी रेखा से आपका क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन है आपका, गरीबी रेखा से क्या अभिप्राय है, इसका कैलोरी के आधार पर कैसे निर्धारण होता है? ये VVI क्वेश्चन है 2026 के लिए, इसको आप टिक मार लीजिए, ये 2026 में आ भी सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन ऐसा है कि हो सकता है कि आप पढ़ देख रहे हैं तो जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो तो कहीं हो ऐसा कुछ, ऐसा ना हो कि ये वाला क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में आ जाए और सेकेंड शिफ्ट वाला देख रहे होंगे तो कहीं फर्स्ट शिफ्ट वाले में चले आएंगे। इस तरह से ध्यान से देखिए
और ऐसा एक गेसिंग है एक तरह का, और कोशिश रहेगा, मतलब कोशिश क्या मतलब चांसेज है ज़्यादा कि ये आएंगे ही क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए आप इसको देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। गरीबी रेखा वह न्यूनतम मौद्रिक सीमा है जो भोजन, कपड़े और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। कैलोरी आधारित निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, देखिए ये बात सब याद रखिएगा कि कैलोरी आधारित निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त करने में असमर्थ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल माना जाता है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तीसरा संसार अथवा दक्षिण किसे संबोधित किया जाता है? तीसरा संसार कहने का मतलब हो गया कि वे अर्थव्यवस्थाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी थर्ड वर्ल्ड। हम सुने होइएगा, थर्ड वर्ल्ड जो विकासशील देश है उसको कहा जाता है तीसरा संसार। यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें तीसरा संसार या दक्षिण या विकासशील देश भी कहा जाता है, विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में भारत विकासशील देश है, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि ये सब विकासशील देश है, ये थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, तीसरे संसार में आते हैं। पुंडलैंड आयोग ने सतत विकास को कैसे परिभाषित किया है? सतत विकास के बारे में आप जानबे करते हैं कि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता पूर्ण करे लेकिन भविष्य की पीढ़ी उससे प्रभावित ना हो, ठीक है। वही चीज़ है, पुंडलैंड में भी वही बात बोले हैं कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे। यही पुंडलैंड आयोग ने सतत विकास को परिभाषित किया है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं आपको किस ढंग से तैयारी करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को याद करके जाना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ला रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है, समझना है, तैयारी करना है, और इस चैनल से बने रहना है आप लोगों को, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।